तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम वरुण है और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। जी हाँ, जितने भी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं या फिर पार्टिसिपेंट हैं जो चाह रहे हैं इंजीनियरिंग करना, हाँ भाई, उन सभी के लिए इस वीडियो में हम HBTO की काउंसलिंग की फुल डिटेल पे डिस्कस करने वाले हैं। अब HBTO बहुत सारे बच्चे तो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये हाकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कानपुर उत्तर प्रदेश की स्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है। अच्छा खासा जाना माना नाम शुमार है और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं इसके अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें पार्टिसिपेट करना और एक अच्छी ब्रांच के साथ अपने करियर को बनाना। तो भाई दोस्तों में शेयर जरूर करना है, क्यों? उनका भी भला हो जाए। साथ में दोस्ती करी है और साथ में अभी भी पढ़ाई कर लेंगे तो अच्छा तो है ही, बुरा तो बिल्कुल से कहीं नहीं है। तो उनको बता दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि सारी जानकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, कोर्सेज की या करियर से जुड़ी आपको यही इसी चैनल पर मिलने वाली है। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जिन्हें कंफ्यूजन है कि क्या बेस्ट हो सकता है मेरे लिए, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं मेरे लिए, कोई बताने वाला नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करके भी जानकारी आप ले सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए वो मेहनत करेगी और बताएगी क्या बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पे हम पूरी की पूरी प्रोसीजर पे डिस्कस करने वाले हैं HBTU काउंसलिंग की। जी हाँ, 2023 वाली। अब HBTU काउंसलिंग की अभी डेट्स अनाउंस हुई नहीं है, लेकिन जैसे ही अनाउंस्ड होंगी उस पर भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा ताकि वो पूरी जानकारी आपको मिल जाए। अभी फिलहाल हम एक ओवरव्यू ही डिस्कस करने वाले हैं HBTU की। तो मैंने पहले ही बता दिया, HBTU का पूरा नाम हाकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये कानपुर उत्तर प्रदेश की स्टैब्लिश्ड, वेल स्टैब्लिश्ड और जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज के लिए, मैनेजमेंट और हाँ भैया अप्लाइड साइंसेस के कोर्सेज यहां से कंडक्ट हो जाते हैं। और इस काउंसलिंग की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही होती है। रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होती है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट अपडेशन होगा आपका, अपलोडेशन के बाद वहां पे फिर आपके वेरिफिकेशन होगा और क्या, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा और चॉइस फिलिंग के बाद हाँ फिर राउंड 1 2 3 एटलीस्ट 3 राउंड तो होते ही हैं। और फिर अगर सीट्स बच जाती हैं तो फिर स्पेशल राउंड भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। अब ये देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो खुद का एक एग्जाम भी कंडक्ट करवा देते हैं, लेकिन HBTU के लिए ऐसे कोई एग्जाम्स की फिलहाल जरूरत नहीं है। आपके जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे ही आपको यहाँ इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन मिल जाएगा और उसके बेसिस पे आपको एक सीट अलॉट हो जाएगी। बस आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं कैसे हैं, अच्छे हैं, क्या है। इसके लिए एलिजिबिलिटी बस बच्चों की कुछ अलग अलग हो सकती है। जैसे कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 60% का क्राइटेरिया है मिनिमम। फिर जो रिजर्व कैटेगरी के हैं 55% में, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या क्या है और अलग सारी चीज़ें। ये भाई एक हाइलाइट्स के तौर पे यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है, जिसमें HBTU काउंसलिंग, हम काउंसलिंग की बात करेंगे, इसको इसी नाम से जाना जाएगा HBTU काउंसलिंग। और इसके फुल फॉर्म की बात करें, कंडक्टिंग अथॉरिटी इसकी हाकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है और वही उसका बोर्ड जो है इस काउंसलिंग को कंडक्ट करवाता है। सो यही कंडक्टिंग बॉडी है। पर्पज़ क्या है भैया, जितने भी पार्टिसिपेट हैं, कैंडिडेट्स हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, इसके आसपास से बिलोंग कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंसेस के कोर्सेज में हाँ एडमिशन लें। ये इनका काम है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में। एग्जामिनेशन कौन सा लगने वाला है, कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा, जेईई मेंस के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम से स्टार्टिंग होता है इनका, ऑब्वियस सी बात है। और स्टेट लेवल काउंसलिंग है उत्तर प्रदेश की जी, जिसमें BTech B ये कोर्सेस आप कंडक्ट कर सकते हैं। और भाई साहब यहाँ पे एक साल में एक बार ही अकाउंट, और ऑब्वियस सी बात है यार, अब ये जेईई मेंस जैसा तो है नहीं है ना कि 2 बार हो जाए, एडवांस जैसा हो जाए। लेकिन ठीक है, एलोकेशन की प्रक्रिया क्या है, सेंट्रलाइज्ड एलोकेटेड होगा आपका, मतलब हाँ CSAB होगा पूरा का पूरा। काउंसलिंग प्रोसेस 3 राउंड में होगी मिनिमम, अदरवाइज अगर बच जाती हैं कुछ सीट्स वगैरह तो एडिशनल राउंड्स भी हो सकते हैं। और भैया ऑनलाइन ये पूरा मोड ऑफ एप्लीकेशन वगैरह आपको कंडक्ट करना पड़ेगा। इनके शेड्यूल की बात कर लें तो शेड्यूल अभी नहीं आया है, लेकिन जैसे ही अनाउंस होगा एक पूरी सेपरेट वीडियो में हम आपको बता देंगे क्या कैसे इनके शेड्यूल आ चुका है। HBTU का कौन सा फर्स्ट राउंड होगा, कब डॉक्यूमेंट अपडेशन होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर चॉइस फिलिंग वगैरह, ये इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अभी अनाउंस होनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की, मेरिट लिस्ट की, पब्लिकेशन की, फिर फर्स्ट राउंड की, सेकंड थर्ड राउंड की, और फाइनली अलॉटमेंट वगैरह में रिपोर्टिंग के लिए आप इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, वो सारी चीज़ें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर ही लिया था। एकेडमिक एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, जनरल पार्टिसिपेंट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद रिजर्व कैटेगरी के पार्टिसिपेंट। जनरल वाले बच्चों को 60% 12th क्लास में लाना अनिवार्य है, और फिर
बाकी रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 55% के क्राइटेरिया को यहाँ पे मान लिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हाँ वही पीसीएम वाले बच्चे प्रेफर कर लिए जाते हैं। डोमिसाइल स्टेटस, हाँ मतलब आप, चूंकि ये स्टेट काउंसलिंग है, मतलब उत्तर प्रदेश के पार्टिसिपेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कोई दूसरे भी कर सकते हैं। तो डोमिसाइल स्टेटस में क्या किया है, हाँ जो बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन पास की, मतलब जेई मेंस पास करी हुई है, 12th क्लास पास करी हुई है, कहाँ से करी हुई है, यूपी से। जी हाँ, साफ सुथरे तौर पे लिखा है, वही बच्चे एलिजिबल हैं इस एचपीटीयू काउंसिल। तो बस ये और अच्छी बात है कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स आपके पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ताकि आपकी पर्टिकुलर स्टेट में, इंस्टीट्यूशंस में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपको ही क्या मिल जाए, एडमिशन में। ये ज़रूरी है चीज़ें, यहाँ पे याद रखिएगा। और जेई मेंस इंपॉर्टेंट है, 2023 के जो रिजल्ट्स हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिलने वाला। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के रिजल्ट की बात करें तो हाँ भाई वही आपका लगने वाला है। रिजर्व कैटेगरी की बात कर ले, हाँ तो कुछ इन्होंने रिजर्व कोटा भी अप्लाई किया। रिजर्व कैटेगरी मतलब आप समझ पा रहे हैं, जनरल के अलावा जो कैटेगरीज हो जाती हैं सी एस टी ओबीसी, इसके अलावा सब कोटा भी लगता है कि फ्रीडम फाइटर में हो आप, हाँ या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में हो, या फिर अलग अलग टाइप के यहाँ पे सन ऑफ डॉटर ऑफ जो भी रहे हैं, क्या बोलते हैं मार्टियर्स वगैरह, मतलब जो एक्सपायर हो गए, शहीद हो गए, उनके बच्चों के लिए। तो ऐसी बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने आपको सब कोटा भी प्रोवाइड करके रखे हुए। कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी मांगे जाते हैं, वो इसलिए मांगे जाते हैं कि जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, अब उसमें हियरिंग की समस्या है उन्हें, हाँ आई साइट्स की समस्या है, तो कुछ पार्शियली हो तो वो नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा परसेंटाइल अगर ये आपकी समस्या है इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो हाँ फिजिकली क्या हो जाते हैं, हैंडीकेप्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वो देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए इन्होंने आपकी हाइट की बात करें, हाइट ऐसा कोई बहुत मेजर कंसर्न नहीं है, वेट का भी कोई मेजर कंसर्न नहीं है, चेस्ट मैनेजमेंट, मेजरमेंट ये भी चल जाता है। हार्ट एंड लंग्स कई जगहों पे मांग लेते हैं, आजकल कोरोना आ गया ना तो भाई लोगों का थोड़ा सा देख लेते हैं। विजन वगैरह आपका इंपॉर्टेंट है, किस लिए, क्योंकि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में तो नहीं है। हियरिंग कैपेबिलिटी आपकी ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी आप रख सकते हैं। जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी पर्टिकुलर हाँ एक मेडिकल ऑफिसर से बनवा सकते हैं वहाँ पे। ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, तो वही सारी प्रक्रिया जो लगभग सभी काउंसलिंग्स में सेम हो जाती है, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि hvtu.admissions.nic.in ये होगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ जाएंगे तो ये प्रक्रिया आपकी यहाँ पे खुल जाएगी। कैसे खुल जाएगी, आप पे का रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपको वहाँ पे होम पेज पे, जैसे ही स्टार्टिंग डेट आ जाएगी तब। और उसको करते हुए आपको एक अमाउंट पे करना होगा जो कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगा। हालांकि ये अमाउंट जो है ये नॉन रिफंडेबल होता है अमाउंट, ये पैसा वापस नहीं होगा भैया, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन काउंसलिंग का आपका चार्ज हो जाता है 2500 रुपीज़। ये आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जो आपको पे करना होगा। जैसे ही पे करेंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो ये प्रक्रिया पहले ही हो जाएगी अपलोड करने का। हाँ फिर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, जिसमें आपको जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें क्या क्या स्पेशलाइजेशन है उसकी एक पूरी की पूरी अपनी चॉइस जो आप चाहते हैं उसको फिल करना है, और उसको देख ज़रूर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा सेव करने से पहले, हाँ प्रीव्यू करना हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में ये ब्रांच आप चूज़ करना चाह रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी है, वो सारी चीज़ें। जैसे ये प्रायोरिटी आपने सेलेक्ट करी, उसको हाँ सेव कर दिया। अब क्या होगा, अब बाकी का काम काउंसलिंग का बोर्ड करेगा, और वो देखेगा कि क्या कैसी अवेलेबिलिटी है, किसको क्या देनी चाहिए, तो कट ऑफ वगैरह वो डिसाइड करते हुए ये राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अब जैसे ही राउंड डिक्लेयर होगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कोई सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मिल रही है, अब वो लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। देखो दो ऑप्शन है, सबसे पहले या तो मिल रही है कोई सीट फर्स्ट राउंड में, इंस्टीट्यूशन कोई और स्पेशलाइजेशन जो आपने फिल करा था उसमें से कुछ एक ऑप्शन आपको मिल गया, या फिर नहीं मिला। अब नहीं मिला तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, करेगा कौन, जिसको मिल गया है। अब मिल गया है तो उसके पास ऑप्शन क्या होंगे, हाँ उसके पास ये ऑप्शन होंगे कि भैया वो सेलेक्ट कर ले, हैं अच्छा मिला, यही चाहिए था, मिल गया, बधाई हो। तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, या फिर उसको फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज कर देना मतलब जम जाना, हाँ भाई जम जाएगा, क्या आपका वो ऑप्शन जम जाएगा, आप किसी और को नहीं मिलेगा, आपको ही मिलेगा। या फिर आप फ्लोट होते रहो, तैरते रहो भैया, तैरते रहने का मतलब है यहाँ ना घर के ना घाट के। इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे आपको कि आप चाह रहे हैं कि या तो फ्रीज एंड फ्लोट वाला ऑप्शन कर सकते हैं, अपडेट वाला, जैसे कैसे कि आप ये, और दूसरा अगर मिल सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो हम ले लेंगे, ऐसा ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको प्रक्रिया में मिल जाएंगे कि क्या करना है, फ्रीज,
फ्लोट या फिर अपने आप को विड्रॉल करने का ऑप्शन, कि हमें करनी नहीं है, मजा ही नहीं आया भैया पैसे वापस, पैसे वो रजिस्ट्रेशन के तो वापस नहीं होने वाले, लेकिन ठीक है ये प्रक्रिया। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे आते जाएंगे। अब बची हुई सीट्स जो हैं, हाँ ऑब्वियसली बात है, जो सीट्स वेकेंट रहेंगी उन पे ही क्या होगा, सेकंड प्रक्रिया आएगी, राउंड 2 के रिजल्ट्स आएंगे और उसमें सीट अलोकेशन, अलॉटमेंट वगैरह आप सेम ऑप्शन के साथ या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं, थर्ड राउंड के लिए वेट कर सकते हैं, और नहीं मिलने के बाद क्या करेंगे, फ्रीज फ्लोट वाला फिर ऑप्शन आपके पास होगा। हाँ अगर आप चाहते हैं कि भाई चाहिए तो भाई फ्रीज करके आप बड़ी आगे की प्रक्रिया में जाओ, यहाँ खत्म, नहीं चाहते हैं तो फिर और आगे थर्ड के लिए आप रोक सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन विड्रॉल का भी आ जाएगा कि नहीं भैया हमको नहीं करने का पार्टिसिपेट, ठीक है। सो ये ऑप्शंस आप देखेंगे क्या कैसा है। फिर फाइनली आपकी अगर जरूरत पड़ती है, सीट वेकेंट रहती हैं, तो थर्ड राउंड के बाद एडिशनल राउंड्स भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं इस काउंसलिंग। अगर इंस्टीट्यूशंस जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बच गई हैं, कुछ सीट्स वेकेंट रही हैं अभी भी, तो उनको भरने के लिए ऑब्वियसली बात है ये एडिशनल राउंड करा लेंगे कंडक्ट, और उसमें वगैरह सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा एचपीटीयू काउंसलिंग में, तो हमने बात करी है कि रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए कुछ पर्टिकुलर रिजर्वेशन परसेंटाइल में दे दिया जाता है, इतने परसेंट की सीट है तो उतने परसेंट इन कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। जैसे अगर हम बात करें एससी कैटेगरी ऑफ यूपी की, सो उनके लिए 21% का रिजर्वेशन है, यानी टोटल अगर 100 सीट हैं किसी इंस्टीट्यूशंस में, किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, तो उनमें से 21 सीट्स किसको जाएंगी, एससी कैटेगरी ऑफ यूपी के जो भी एससी कैटेगरी के छात्र हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको ये सीट्स मिल सकती है। अब बस उनमें कंपटीशन होगा कि उनमें किसके अच्छे परसेंटाइल हैं, किसके नहीं हैं जेईई मेंस में, उसके बेसिस पे उन्हें वो सीट्स मिल जाएगी। फिर एसटी कैटेगरी यूपी में कम है, इस कारण से 2% का इनको क्या दिया हुआ है, रिजर्वेशन दिया हुआ है। उसके बाद यूपी में ओबीसी जितनी भी कैटेगरी है, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, जी हाँ, उनके लिए 27% का रिजर्वेशन है। तो आप यहां टोटल देखेंगे तो 50% का रिजर्वेशन रिजर्व्ड है इन कैटेगरी के लिए, एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो फ्रीडम फाइटर जो यूपी के हैं, रहे हैं, मतलब अब तो नहीं है, अब जो रहे हैं उनके डिपेंडेंट्स यानी उनके बच्चे पोता पोती वगैरह जो हैं यूपीएफएफ, ये सब कोटा है, याद रखिएगा, सब कैटेगरी है रिजर्वेशन की। अगर इससे आप बिलोंग करते हैं तो 2% का क्राइटेरिया आपको रिजर्वेशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो बहुत कम लोग बचे हैं लेकिन ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जितने भी यूपी में डिफेंस पर्सनल हैं, उनके बच्चे हैं, सन्स डॉटर्स वगैरह, उनके लिए यूपीएएफ, ये हाँ कोटा लग सकता है, सब कोटा, और उनके लिए 5% का रिजर्वेशन यहाँ पे एचपीटीयू काउंसलिंग में होने वाला है। इसके अलावा हैंडीकैप डिसेबल्ड कैटेगरी जो है उसमें भाई आप 5% का क्राइटेरिया आपको रिजर्व रहने वाला है। फिर गर्ल्स ऑफ यूपी, हाँ ये क्राइटेरिया भी आप जितनी भी हाँ महिला कैंडिडेट हैं और क्या गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए 20% का क्राइटेरिया बचा। तो अच्छी चीज़ है ना, कहाँ से खराब है। अब ये क्राइटेरिया हो गया खत्म। हाँ पर्टिकुलर क्या कैसा रिजर्व क्राइटेरिया था, उसके अलावा क्या ऑप्शन है अब वो तो आपको तभी पता चलेगा। हाँ कई बार हाँ कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी में सब कैटेगरी, इनसे और फायदा हो जाता है। हाँ तो ये हमारी टीम बता देगी कि क्या बेस्ट हो जाएगा, उसके लिए नीचे फॉर्म फिल करना बिल्कुल भूलना नहीं है भैया आपको, है ना। चलिए ये कैसे क्या कोर्सेज वगैरह ऑफर किए जाते हैं या सीट्स के इनटेक से, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात कर लें, सो हाँ ये EWS के जितने भी छात्र हैं, जैसे टोटल सीट्स की बात करें, लास्ट में 80 सीट्स आप देख पा रहे होंगे टोटल सीट्स है। मान लीजिए सीट में 80 सीट है कुल, किसकी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। अब इसकी अगर 80 सीट हैं तो इसमें से टोटल इनटेक्स EWS कैंडिडेट्स को मिला के 74 होने वाले हैं। हाँ इसके अलावा अगर आप देखें तो ट्यूशन फी वेवर में जाएंगे तो 77 सीट्स, और हाँ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं सप्लीमेंट्री सीट्स 5% की उनको प्रोवाइड करी जाए, वो अलग से क्राइटेरिया है। जी हाँ, तो ये सब मिला के यहाँ पे 3 सीट्स उनको मिल सकती है, 80 टोटल सीट्स यहाँ पे ये होने वाली। ऐसे ही क्राइटेरिया सारा, आईटी की बात कर ले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात कर लें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें, तो ये सीट इनटेक्स हैं जहां आपको पर्टिकुलर किस से बिलोंग, TWF से बिलोंग कर रहे हैं, EWS से बिलोंग कर रहे हैं, या अदर कैटेगरी में अदर मतलब स्टेट से आ रहे हैं। सो ये पूरे कैटेगरी या क्राइटेरिया के साथ आपकी सीटिंग इनटेक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में कैसे ये वर्क कर रहा है, चाहे वो फूड टेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिकल हो, ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, जो भी आप लेना चाह रहे हैं स्पेशलाइजेशन, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करें फी स्ट्रक्चर की।
क्या कैसे फी स्ट्रक्चर रहने वाला है? सो फी स्ट्रक्चर आपको मैंने बता ही दिया था, वो रजिस्ट्रेशन फी अलग है जो कि वो नॉन रिफंडेबल है, वो बस केवल इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन का चार्ज है, उससे इसके अलावा कोई इसका संबंध है नहीं, ना वो एडजस्ट होने वाली ना कुछ होने वाला, उसको भूल जाओ। ठीक है, अभी आपको कोई इंस्टीट्यूशन मिल गया और आप उसमें जाते हैं एडमिशन, तो कैसी क्या फी स्ट्रक्चर होने वाली है? अब देखें तो एक ट्यूशन फी की बात कर लें तो ये 75,000 रुपीज़ ट्यूशन फी है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। फिर आप कहोगे सर ट्यूशन फी वेवर का क्या करें? अरे तो वो अलग कोटा लगेगा ना भाई। लेकिन यहाँ अगर जनरल में हम देखें सो एक ट्यूशन फी जो कि 75,000 है, इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट कंपोनेंट्स के अलग चार्जेस हैं अलग अलग। जैसे यहाँ इस पेज में आप देखें एग्जामिनेशन, भाई दो गई एग्जाम्स पक्की बात है, उसका चार्ज लगने वाला है आपको। फिर इसके बाद देखें यूनिवर्सिटी एग्जाम के चार्ज जो लेंगे 7,000 रुपये, एनरोलमेंट का चार्ज 1,000 रुपये, वो एनरोलमेंट फॉर्म आपका बनेगा, फिर एक रोल नंबर आपको डिसाइड होगा किसी इंस्टीट्यूशन का क्या एनरोलमेंट है आपका। ठीक है, डिग्री मार्कशीट पहले ही ले लेते पैसे, हाँ वो इतनी सारी मिलने वाली है ना आपको, है ना, वो मिल जाएंगे 500 रुपये उसके लग जाएंगे एग्जाम की। हाँ कंटिजेनियस चार्जेस लगते हैं अलग अलग 750 रुपये, इंश्योरेंस और फलाना डिमाका एक्सपेंडिचर लगा जाते हैं, हाँ वो सब चार्जेस मिला के ये देख लो 10,000 रुपये का ये अलग चार्ज है ना। 75,000 ट्यूशन फीस है। अभी रुक जाओ, अभी और भी है। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस इधर 500 रुपये, फिर आप जाओगे तो रिसेप्शन चार्जेस, रिक्रिएशन चार्जेस, फिर आइडेंटिटी कार्ड के फलाना के डिमाका के वो गुम जाए तो उसका फिर अलग चार्जेस। ठीक है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, तो ये 10-12 हज़ार रुपये का ये खर्चा, यानी कुल मिला लो आप घुमा फिरा के ट्यूशन फीस और बाकी के खर्चे में 90,000 के आसपास, 90 से 95 या 1 लाख के अराउंड मान लो, बिल्कुल प्रॉपर तो अपन बोल नहीं सकते। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे ये फी स्ट्रक्चर है इस HPTU के बेसिस पे। फिर बात कर लें फी स्ट्रक्चर, अलग अलग चार्जेस, लाइब्रेरी के चार्ज अलग और ये वो जो 22,000 ये है ना, 32, 22, 70, 75, हाँ 1 लाख से ऊपर निकल लिया आप। अब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग फीस मिल जानी है। ठीक है, ये बात है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के फंड की। और ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी के बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, 5,000 रुपये का इनका फंड है, प्रीमियम है अलग अलग पर एनम के हिसाब से 1,500 रुपये का, फिर लाइब्रेरी वगैरह 5,000, मैथ्स वगैरह। ठीक है, हाँ लैब ऐप के चार्ज जो है, तो ये बहुत सारे चार्ज मिला के यहाँ टोटल फी स्ट्रक्चर जो आपका बन रहा है ये 1,35,000 के आसपास का स्ट्रक्चर बनता है। HPTU काउंसलिंग के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं आप इंस्टीट्यूशन में, तो ये ट्यूशन फीस का मतलब ये केवल अभी रहने की बात है ही नहीं, हॉस्टल फीस की हमने बात नहीं करी है, वो अलग अलग डिपेंड करता है, केवल ये उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो आप मिलने वाले हैं उनकी बात करें। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और ये बच्चों को कई बार इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती यार। बाद में जब एक हमारा डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, एक डॉक्यूमेंट के कारण जब हमें एडमिशन नहीं मिल पाता तब समझ में आती। तो इस चीज़ को ज़रूर आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये बंच बना के रख लें इन सारे डॉक्यूमेंटेशन के, एक दो फोटोकॉपी के साथ भी। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम, हाँ ये आपका अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो हाँ लेटरल एंट्री वाला ऑप्शन भी हो सकता है आपका। ठीक है, सर्टिफिकेशन उसका लगेगा। फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 10th की मार्कशीट हो जाएगी, कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी से, तो उसका सर्टिफिकेशन आपको लगेगा। फिर इसके बाद हाँ ये आप देखें तो जो भी आपने 12th क्लास वगैरह UP से पास करी हुई है उसका लगने वाला है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा आपका। फिर ये सारे के सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एफिडेविट लगेगा अगर आपका कोई गैप है तो उस पीरियड में बीच में। मेडिकल सर्टिफिकेट हमने डिस्कस किया ही था क्या क्या लगना है वो, और आधार कार्ड वगैरह। फोटोग्राफ्स भी याद रखिएगा, ये ज़रूरी चीज़ है जो आपके लगने वाले, और इनका एक बंच ऑफ, बल्कि 2 बंच बनाइएगा फोटोकॉपी इन सब के करवा के सीधा, तो वो भी आपके बार बार लगने वाले हैं ये डॉक्यूमेंटेशन। कंक्लूजन की अगर हम बात करें इधर क्या निकल के आया सामने, तो ये भैया उत्तर प्रदेश के कानपुर की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और उसके बेसिस पे यूपी के जितने कैंडिडेट्स हैं उन्हें टेक्नोलॉजी और साइंस या फिर हाँ BTech BE प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है, जिसके लिए काउंसलिंग कंडक्ट होती है। और इसके लिए हमने पूरी प्रक्रिया इनके डॉक्यूमेंट से लेके, इनके फीस स्ट्रक्चर से लेके, इनके सारे के सारे कैसे राउंड वगैरह कंडक्ट होंगे, उन सारी चीज़ों पे हमने इनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया, इन सारी चीज़ों को देखा। और जितने भी पार्टिसिपेट है, अगर कोई डाउट बच गया हो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा हो, हाँ अगर आपको डाउट समझ में ये आ रहा है कि सर अब बेस्ट क्या होगा, कैसे हम चॉइस फिलिंग कर लें, कौन सा बेस्ट यूनिवर्सिटी होगा, मतलब इंस्टीट्यूशंस होगा, कौन सी स्पेशलाइजेशन बेस्ट होगी, और मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, जिसको फिल करना है। और आपकी जो समस्या है, समस्या बोल रहा हूँ ना कि इतने सारे रिसर्च कौन करेगा, कौन देखेगा, क्या बेस्ट होगा, कौन बताएगा, तो वो हमारी टीम आपका आधा काम उठा सकती है। उसके लिए इसको फुलफिल करना है और आपके लिए बेस्ट हम बता देंगे। और बाकी जानकारी किसी भी चीज़ की हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉलेज, कोर्स और करियर की तो प्रोवाइड कराते हैं।
तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share,